हरिओम, ओम आनंदमय, ओम शांतिमय, ओम ज्ञानमय। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग यूपी टेट सी टेट के अंतर्गत महत्वपूर्ण पेडागाजी से संबंधित प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। तो याद रखिएगा, हमेशा जब कोई चीज़ आप समझ गए हैं तो वो समझिए आपकी चीज़ हो गई है। कहने का मतलब ये है कि जब तक आदमी किसी चीज़ को समझा नहीं है तब तक उसका दिमाग उसको स्वीकार नहीं किया है या उसका विश्वास उसको स्वीकार नहीं किया है। तो कोई भी चीज़ जब आप समझते हुए याद करेंगे या तैयार करेंगे या परीक्षा के लिए आप समझते हुए अपनी मानसिकता का विकास करेंगे तो आप सफलता तक आसानी से पहुंच जाएंगे। याद रखिए, एक सीमा के बाद सब लोग अकेले हैं। जो कुछ देखने में साथ में आता है वह सिर्फ एक झलावा है। अर्थात आदमी का जहाँ सोच है, जहाँ समझ है, वास्तव में आदमी उसी जगह है। तो आइए इन प्रश्नों में हम लोग अपने सोच समझ को आगे बढ़ाते हुए इसको हल करने का प्रयास या जानने पहचानने का प्रयास करते हैं। पहला है कि शिक्षा शास्त्र में निहित है। ये पेडागाजी से संबंधित प्रश्न है, इसलिए थोड़ा सा इसको समझना। शिक्षा शास्त्र में दो चीज़ें निहित है। कौन सा? शिक्षा और शिक्षण। अब शिक्षा शास्त्र, शिक्षा का मतलब ये होता है आदमी के अंतर्निहित गुणों का विकास ही शिक्षा कहलाता है। जो प्रक्रिया उसके विकास की जीवन पर्यंत चलती रहती है। तो यानी अगर ऐसे भी कह सकते हैं, शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली वह प्रक्रिया है जो मनुष्य के अंतर्निहित गुणों का विकास करते हुए उसके व्यक्तित्व का विकास करती है या उसके जीवन के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है, उसे शिक्षा कहते हैं। अब शिक्षण क्या है? शिक्षण जो है, शिक्षा को कुछ सुनिश्चित गतिविधियों के माध्यम से प्रक्रिया को सिखाने या चलाने का जो कार्य किया जाता है उसे शिक्षण कहते हैं। सामान्यतः जो आप लोग शिक्षण समझते हैं कि कक्ष में किसी अध्यापक द्वारा किसी विषय वस्तु के केंद्र मान करके उसके विषय में जो जानकारी, जो सोच समझ इत्यादि विकसित किए जाते हैं वो सब क्या कहलाती है? शिक्षण कहलाती है। तो वास्तव में शिक्षा शास्त्र में शिक्षा और शिक्षण दोनों निहित होता है। दूसरा है इसमें सूचना शिक्षा शास्त्र का लक्ष्य है। इसने किसने कहा था? हिलियार्ड जॉनसन ने कहा था। इन्होंने क्यों कहा कि सूचना शिक्षा शास्त्र का लक्ष्य है? तो इन्होंने कहा कि कोई भी जो हमारे अंदर निहित गुण होते हैं वह भी हमको पहले सूचना के रूप में ही प्राप्त होते हैं। सूचना से ही हम उसके अंदर तर्क, जिज्ञासा, उपयोग इत्यादि अनेक चीज़ें सीखते हैं। तो यानी कहा जाए अगर शिक्षा शास्त्र से, तो शिक्षा में भी सूचना मिलती है, शिक्षण में भी सूचना मिलती है। ये अलग बात है कि शिक्षा शास्त्र शिक्षा अधिगमकर्ता और अधिगम कराने वाले दोनों से संबंधित होता है। उसी तरह से शिक्षण में जो सूचना मिलती है वह विधि से, तकनीकी के उपयोग से भी होती है। वास्तव में इन्होंने ये जो संक्षेप में कहा हिलियार्ड महोदय ने, हिलियार्ड जॉनसन ने, कि सूचना शिक्षा शास्त्र का लक्ष्य है। अगर शिक्षा शास्त्र में हम सूचना नहीं दे पा रहे हैं तो वास्तव में हम ज्ञान की प्रक्रिया को या शिक्षा की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा सकते। ये इन्होंने कहा था, इनका स्टेटमेंट है, इसको याद रखिएगा। शिक्षा शास्त्र का प्रमुख लक्ष्य तो बहुत है, उनमें प्रमुखता किसको दी जाती है? अधिगम विधियों का आधुनिकीकरण। अर्थात शिक्षा शास्त्र में किसी चीज़ को सिखाने के लिए जो हम विधियों का प्रयोग करते हैं, शिक्षण विधि हो, चाहे वह हम सूक्ष्म शिक्षण विधि हो या फिर हम व्याख्यान विधि हो, कोई भी विधि का जो हम प्रयोग करते हैं वह अधिगमकर्ता के ध्यान में रखते हुए इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है कि अधिगम होने में सफलता प्राप्त हो जाए या हम शिक्षण के माध्यम से अधिगम को प्राप्त कर सके, अधिगम को प्राप्त करा सके। तो वास्तव में शिक्षण शास्त्र का जो प्रमुख लक्ष्य है वह अधिगम विधियों का आधुनिकीकरण, यानी जिन विधियों से हमको सिखाना है उसका हम नवीनतम स्वरूप प्रस्तुत करते हुए अधिगम प्रक्रिया को आगे बढ़ा सके। अगला है, चौथा है, शिक्षण शास्त्र का सामान्य लक्ष्य क्या है? समुचित शिक्षा पद्धति का व्यवस्था करना, यानी सभी विषयों के संदर्भ में या सभी शिक्षण प्रक्रियाओं के संदर्भ में ऐसी व्यवस्था का विकास करना जिससे वह शिक्षण और शिक्षा दोनों प्रभावशाली हो सके। यह इसका सामान्य लक्ष्य है। पांचवा है, शिक्षण शास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक, कलात्मक एवं तकनीकी। प्रकृति का मतलब नेचर होता है। क्या होता है? नेचर। जैसे आप कहते हैं सर्प का जो है उसका नेचर होता है अत्यधिक क्रोधित होना।
उसके नेचर में है 20। तो यानी करने का मतलब उसी तरह से अगर शिक्षा शास्त्र की हम बात करें तो इसका जो है नेचर जो है एक वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार इसमें शिक्षण का कार्य कराया जाता है। किसी चीज़ को शिक्षा के अंतर्गत प्रारंभ से लेकर अंत तक जो सिखाने का कार्य होता है वह क्या होता है, एक वैज्ञानिक प्रक्रिया कहलाती है। अब यहाँ कलात्मक भी होता है, क्योंकि कलात्मक इसमें किसी चीज़ को हम किस ढंग से किसके लिए किस रूप में समझाने का प्रयास करेंगे, ये आपके व्यक्तिगत शिक्षक के ऊपर निर्भर करता है। यही कारण है कि कोई शिक्षक विशेष हो जाता है, कोई सामान्य ही रह जाता है। आगे है तकनीकी। चूँकि शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत तकनीकी यानी विभिन्न उपकरणों का भी हम लोग प्रयोग करते हैं जिससे हमारा शिक्षण कार्य प्रभावशाली होता है। जैसे प्रोजेक्टर है, नेट है, वीडियो है, जो है चैट है, ये इत्यादि कई चीज़ें हैं। तो इसका कहने का मतलब तकनीकी उपकरणों का प्रयोग कलात्मक व्यक्तिगत रूप से अध्यापक द्वारा अपनाई गई जो है उसकी प्रस्तुति और वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग, ये तीनों मिल करके क्या करती हैं, शिक्षण शास्त्र के नेचर को तय करती हैं। आगे है प्राचीन काल में शिक्षा शास्त्र के साधन थे चार्ट और मॉडल। ऐसा नहीं कि शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत पहले कुछ नहीं था, पहले था, उसमें चार्ट था, कला था, जिसको आप लोग नक्शा कहते हो, क्योंकि उस समय भी भौगोलिक परिस्थितियों की विविधताओं का और नाप जोख खेत इत्यादि का भी लेखा जोखा राजा रखता था। तो उस समय चार्ट और मॉडल के माध्यम से जो है एक प्रकार से इसी का रूप था, शिक्षण शास्त्र का ही एक रूप था जिसके माध्यम से बालकों को सिखाया पढ़ाया जाता था। इसको याद रखिए क्योंकि यहाँ से पेडागॉजी के अंतर्गत प्रश्न पूछते रहते। अगला है शिक्षण शास्त्र का विशिष्ट लक्ष्य क्या है। विशिष्ट लक्ष्य क्या है, विद्यार्थियों यानी विशिष्ट लक्ष्य जो है वह यह बताता है कि विद्यार्थियों के शिक्षा जब दी जाती है तो उसको अधिगम कराने संबंधी आवश्यकताओं की पहचान की जाती है। यानी बालक को किन शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हुए उसको अधिगम कराने में मदद मिले, यह इस बात को ध्यान रखते हुए शिक्षण शास्त्र अपने नवीनतम स्वरूप में हमेशा परिवर्तित होने का प्रयास करता रहता है। आगे है शिक्षण शास्त्र में समावेश। शिक्षण शास्त्र में समावेश किसका है, अधिगम का, यानी किस तरह से व्यवहार में परिवर्तन हो। सूक्ष्म शिक्षण का, किन गतिविधियों का, सूक्ष्म गतिविधियों का हम पालन करते हुए यानी माइक्रो टीचिंग जिसको कहते हैं उसका पालन करते हुए शिक्षा को प्रभावशाली बनाया जा सके। और व्यवहार विश्लेषण यानी पढ़ाने वाले का भी व्यवहार विश्लेषण, अधिगमकर्ता के भी व्यवहार विश्लेषण को जो है एक ढंग से शामिल करके शिक्षण शास्त्र का निर्माण किया जाता है। विषय वस्तु के स्तर, विषय वस्तु के 3 स्तर होते हैं। कैसे 3 स्तर, जैसे किसी विषय वस्तु का प्रारंभ, उसकी प्रक्रिया और फिर उसका परिणाम, 3 स्तर में होते हैं विषय वस्तु। इस प्रकार से विषय वस्तु के 3 स्तर होते हैं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत। मुझे उम्मीद है कि आप इन सभी 9 प्रश्नों को आप समझते हुए याद करने में और हल करने में सफल हो जाएंगे। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।